हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। आई होप आप सभी अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। इस टाइम पे सभी स्टूडेंट मॉक टेस्ट जरूर दे रहे होंगे। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनके कि मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं। तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, बल्कि ये सोचना है कि अभी भी आपके पास 15 से 16 दिन का टाइम है। आप कैसे तैयारी करें, कैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें कि आपके नंबर इंक्रीज होके आए। आपको डिमोटिवेट नहीं होना, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट से एग्जाम देने जाते हैं तो आपका एग्जाम और अच्छा होता है। यानी एक दो क्वेश्चन अगर ऐसे भी हैं जो आपसे नहीं बन रहे हैं, आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाते हैं तो आप वो क्वेश्चन अपने अनुभव के आधार पे भी सही कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए पॉजिटिव माइंडसेट जरूर रखना है और साथ ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस और रिवीजन और मॉक टेस्ट देते रहना है। बाकी साइंस की तैयारी यहाँ पे चली रही है, यानी साइंस की प्रैक्टिस सेट की क्लासेस यहाँ पे चली रही हैं, जिसमें आज की 9वीं क्लास है। इसके पहले 8 क्लासेस अपलोड की जा चुकी हैं और एक प्लेलिस्ट बनी है जहाँ पे सारी क्लासेस सीक्वेंस वाइज डली हैं। आप वहाँ से जाके एक एक क्लास जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि इन क्लासेस में हम सारे टेट एग्जाम में आए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट उन क्वेश्चन से रिलेट करके बन रहे हैं, हम उन फैक्ट का रिवीजन भी करते चल रहे हैं। तो जितनी भी प्रैक्टिस सेट की क्लासेस चल रही हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको जरूर फॉलो करिएगा। साथ ही एक बात और है कि कुछ स्टूडेंट के कमेंट आते हैं कि मैम इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। ठीक है, तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लग रहा कि इसका आंसर गलत है, तो आप उसके लिए आंसर के क्लैरिफिकेशन के लिए आप एनसीईआरटी को बेस मानिए, और दूसरा आयोग, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो आयोग क्या आंसर माना है आप उसको बेस मानिए। अदर कहीं पे क्या आंसर दिया है आपको उसको फॉलो नहीं करना, क्योंकि कभी भी अगर क्वेश्चन को चैलेंज किया जाता है ना, तो एनसीईआरटी आधार पे क्वेश्चन के करेक्ट आंसर तक पहुंचा जाता है जो कि एनसीईआरटी में दिया है। बाकी मैं यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराती हूँ, जो मैं आपको आंसर बताती हूँ, जो एक्सप्लेनेशन बताती हूँ, सारे एनसीईआरटी आधार पे बताती हूँ या फिर आयोग ने जो आंसर करेक्ट माना है उस आधार पे बताती हूँ। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप एनसीईआरटी और आयोग को ही बेस मान के उसका करेक्ट आंसर तक पहुंचिएगा। अदर कहीं पे क्या आंसर दिया है आप उसको फॉलो मत करिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। इसके पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक करिए दीजिएगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल या फिर टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। बताइए इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बाकी एसिड और बेस से बहुत प्रश्न देखने को मिलते हैं, आप इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। तो सबसे पहले देखिए नींबू और संतरा, कौन कौन सा, नींबू और संतरा। तो नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। नींबू और संतरा में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। इमली और अंगूर, इमली और अंगूर, तो इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इमली और अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, टार्टरिक एसिड पाया जाता है। तीसरा है सिरका, सिरका को हम विनेगर भी बोलते हैं। तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है। उसके अलावा दही और दूध, दही और दूध, तो दही और दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। उसके अलावा टमाटर और पालक में, तो टमाटर और पालक में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो टमाटर और पालक में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। और एक और प्रश्न पूछा जाता है सेब, सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है। कौन सा, मैलिक एसिड पाया जाता है। हाँ, एक और पूछा जाता है चींटी के डंक में या फिर जो बिच्छू का डंक है, तो इनमें कौन सा एसिड पाया जाता है। तो इसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। बाकी प्रश्न में क्या पूछा है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो अभी हमने पढ़ा है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा असंरक्षी बल है। स्थिर विद्युत बल, अंतर परमाणुवीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल या फिर श्यान बल। बताइए असंरक्षी बल कौन सा है। तो देखिए जो बल होते हैं, बल दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं संरक्षी बल और एक होते हैं असंरक्षी बल। अब संरक्षी बल क्या होते हैं, तो ऐसे बल जो कि कोई भी कार्य करते हैं, यानी उनके द्वारा जो किया गया कार्य है वो टोटली क्या होता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। क्या करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो अपने प्रारंभिक स्थिति, किस पे, प्रारंभिक स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के अलावा अंतिम स्थिति पे डिपेंड करता है। किस पे, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। एग्जाम्पल के तौर पे क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पे आ जाएगा जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो संरक्षी बल होता है। और उसके अलावा कौन सा हो जाएगा, स्थिर वैद्युत बल। क्या हो जाएगा, स्थिर वैद्युत बल। तो जो स्थिर वैद्युत बल होता है वो भी संरक्षी बल होता है, और जो स्प्रिंग बल होता है वो भी क्या होता है, संरक्षी बल होता है। ठीक है, और जो संरक्षी बल होती है उसकी विशेषता क्या होती है कि इसका जो
यांत्रिक ऊर्जा होता है। यांत्रिक ऊर्जा क्या है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। तो जो यांत्रिक ऊर्जा होता है वो क्या होता है? संरक्षित रहता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा का एक भी भाग ऊष्मा के रूप में नहीं बदलता। अब असंरक्षी बल क्या है? तो असंरक्षी वो बल होता है जिसके द्वारा जो कार्य किया जाता है वो टोटल किस पे डिपेंड करता है? पाथ पे डिपेंड करता है। जैसे कि देखिए घर्षण बल। अब घर्षण बल में बताइए कि जो सतह है वो चिकनी है या खुरदुरी है, इस पे डिपेंड करता है घर्षण बल की नहीं। तो ये क्या है? पाथ डिपेंडेंट है, इसलिए ये असंरक्षी बल है। ऐसे ही श्यान बल, ये भी एक प्रकार का असंरक्षी बल है। और जो वायु प्रतिरोध होते हैं तो वायु प्रतिरोध भी क्या है? एक प्रकार का असंरक्षी बल होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर तो क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 श्यान बल। क्योंकि जो श्यान बल होता है ना, श्यान बल क्या करता है? गति का विरोध करता है। क्या करता है? गति का विरोध करता है। और जब भी ये गति का विरोध करेगा ना, तो जो इसकी यांत्रिक ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? अभी हमने बताया गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग। तो जो ये यांत्रिक ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा के कुछ भागों को किस में बदल देता है? ऊष्मा में बदल देता है। इसीलिए इसकी जो कुल ऊर्जा रहती है वो असंरक्षित रहती है, यानी संरक्षित नहीं रहती है। इसीलिए ये असंरक्षी बल के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शेर की दहाड़ में होता है कम तीव्रता तथा अधिक तारत्व, दोनों कम तीव्रता तथा कम तारत्व, अधिक तीव्रता तथा कम तारत्व, अधिक तीव्रता तथा अधिक तारत्व दोनों। बताइए क्या होता है शेर की दहाड़ में? तो देखिए ये आपके साउंड टॉपिक से प्रश्न है और साउंड टॉपिक भी पूछा जाता है। इसमें दो चीजें दी है, एक दिया है तीव्रता और दूसरा क्या दिया है? तारत्व। दो चीजें दी हैं। तो जो तीव्रता होती है ना, तीव्रता बताती है कि ध्वनि तेज है या फिर धीमी है। क्या बताती है? ध्वनि तेज है या फिर धीमी है। और तारत्व क्या बताता है? तारत्व बताता है ध्वनि पतली है या फिर ध्वनि आवाज है ये जो है वो मोटी है। ठीक है, ये क्या बताएगा? तारत्व। अब देखिए जो शेर की दहाड़ है, शेर की दहाड़ कैसी होती है? तेज होती है। अब ध्वनि तेज है मतलब तीव्रता क्या है? अधिक, और ध्वनि धीमी है यानी तीव्रता क्या है? कम। ठीक है, तो शेर की दहाड़ जो होती है वो तेज होती है, मतलब इससे ये क्लियर हो गया कि तीव्रता क्या होगी? तीव्रता होगी अधिक। तीव्रता क्या होगी? अधिक। अब जो शेर की दहाड़ होती है वो आवाज़ पतली होती है कि मोटी होती है? तो आवाज़ क्या होती है? मोटी होती है। और आवाज़ मोटी का मतलब क्या होता है कि तारत्व क्या होगा? कम होगा। आवाज़ अगर मोटी है यानी आवाज़ अगर गहरी है तो तारत्व क्या होगा? कम। अब शेर की दहाड़ की आवाज़ जो होती है वो मोटी होती है, इसलिए कम तारत्व होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 की अधिक तीव्रता होगी और तारत्व क्या होगा? कम होगा। कुछ और एग्जाम्पल है जो कि आपके इसमें यूपी टेट के एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं। जैसे कि मच्छर की आवाज़, मच्छर की आवाज़ की तीव्रता क्या होती है? कम होती है। तीव्रता की कम होने का मतलब कि जो आवाज़ होती है वो धीमी होती है, लेकिन जो तारत्व होता है, तारत्व क्या होता है? अधिक होता है, यानी आवाज़ कैसी होती है? पतली होती है। ऐसे ही महिला और जो बच्चे होते हैं, महिला और बच्चे की आवाज़ में क्या होती है? अधिक तारत्व होता है, यानी इनकी आवाज़ कैसी होती है? पतली होती है, इसीलिए तारत्व क्या होता है? अधिक होता है। पुरुष की आवाज़ की अगर बात करें तो जो पुरुष की आवाज़ होती है इनका कम तारत्व होता है। कम तारत्व का मतलब क्या होगा? कि आवाज़ क्या होगी? मोटी होगी। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो आपको नोट करके रखना है। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हेनले का लूप संबंधित है प्रजनन से, पाचन से, उत्सर्जन से या फिर श्वसन से। बताइए जो हेनले का लूप है वो किससे संबंधित है? तो देखिए ये क्या होती है? ये होती है ग्लोमेरुलस कैप्सूल। क्या होती है? ग्लोमेरुलस कैप्सूल, सॉरी वुमेन्स कैप्सूल। क्या होती है? ये वुमेन्स कैप्सूल होती है। ठीक है, ये है वुमेन्स कैप्सूल। यहाँ से ये निकल के क्या होता है? पीसीटी आता है, ये है पीसीटी, और यहीं से जुड़ा होता है हेनले का लूप। इससे क्या होता है? ये एक यू आकार की नली होती है जिसको हेनले का लूप बोलते हैं, और ये क्या होती है? ये क्या है? पीसीटी है, और ये क्या होती है? डीसीटी होती है। ठीक है, ये क्या है? डीसीटी है, ये है डीसीटी। और डीसीटी जाके कहाँ पे जुड़ी होती है? तो डीसीटी जाके जुड़ी होती है कलेक्टिंग डक्ट या फिर संग्राहक नलिका में जाके जुड़ी होती है। ठीक है, तो अब ये जो वुमेन्स कैप्सूल होता है, वुमेन्स कैप्सूल में दो प्रकार की धमनियाँ आती हैं, एक होती है अपवाही धमनी और एक होती है अववाही धमनी। तो ये जो धमनी जा रही होती है इसको क्या बोलते हैं? अपवाही। इसको क्या बोलते हैं? अपवाही धमनी। और ये जो धमनी आ रही होती है इसको क्या बोलते हैं? अभिवाही धमनी। क्या बोला जाता है? अभिवाही धमनी। और यहाँ पे जो धमनिकाओं का गुच्छा होता है इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोला जाता है? ग्लोमेरुलस बोला जाता है। ठीक है, ये ग्लोमेरुलस हो जाएगा। ये हेनले का लूप, ये टोटल यू आकार की नली हेनले का लूप है, जिसमें ये क्या है? डिसेंडिंग लिम्ब है। क्या है? डिसेंडिंग ये लिम्ब हो जाता है, और ये क्या हो जाएगा? असेंडिंग लिम्ब हो जाएगा। क्या है? असेंडिंग लिम्ब ये हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ क्या है? ये संग्राहक नलिका है। क्या है? संग्राहक
नलिका है। ठीक है। अब देखिए जो ये वुमेन्स कैप्सूल है, वुमेन्स कैप्सूल में दो प्रकार की धमनियाँ आती हैं। एक है अविवाहित धमनी जो रक्त को ले आती है। अब जो कार्डियक आउटपुट होता है, कार्डियक आउटपुट से लगभग 20 से 25% ब्लड किडनी के पास आता है। यानी देखा जाए तो लगभग 1100 से 1300 ml ब्लड कहाँ आएगा, किडनी के पास आएगा। अब जो ब्लड ले आने वाली धमनी होती है ये कैसी होती है, मोटी होती है, बल्कि जो ले जाने वाली धमनी होती है वो कैसी होती है, पतली होती है। यानी जो ब्लड को ले आ रही ये मोटी है और जो ले जा रही पतली है। तो जितना ब्लड आएगा उतना ब्लड वापस नहीं जा पाएगा, इतना ब्लड क्या है, वापस नहीं जा पाएगा। इसके वजह से यहाँ पे ये जो गुच्छा है, वुमेन्स कैप्सूल है, यहाँ पे एक दाब क्रिएट होता है। और दाब कितना, 10 से लेके 25 mmHg का दाब क्रिएट होता है, जिससे जो ब्लड होता है ये प्लाज्मा छन के कहाँ जाने लगती है, किडनी के पास से जाने लगती है। ये पूरी नेफ्रॉन की क्रिया विधि मैं आपको बता रही। ठीक है। इसमें क्या होता है, जो ब्लड है, प्लाज्मा है, वो छन के जाने लगता है और इसमें कोई भी प्रोटीन नहीं होती। इसके बाद ये जाएगा पीसीटी के पास। तो पीसीटी क्या करता है, पुनः अवशोषण का काम करता है। जो जल और खनिज लवण है उनका पुनः अवशोषण का काम कौन करेगा, पुनः अवशोषण का काम पीसीटी करता है। उसके बाद जब ये हेनले के लूप के पास जाएगा तो हेनले का लूप क्या करता है, यूरिन को कॉन्सेंट्रेट बनाने का काम करता है। यूरिन को क्या करता है, कंसंट्रेट बनाने का काम करता है, कंसंट्रेशन उसका फिक्स करता है। उसके बाद जो डीसीटी होती है इसमें जो सोडियम आयन होते हैं और जो पोटेशियम कैल्शियम के आयन होते हैं इनको रीअब्जॉर्ब करने का काम करती है और हाइड्रोजन आयन और जो पोटेशियम आयन होते हैं उनको इसमें रिलीज करने का काम करती है। फिर ये जाके मिल जाता है संग्राहक नलिका के पास। अब देखिए जो एक नेफ्रॉन है, एक संग्राहक नलिका है, एक संग्राहक नलिका से लगभग 4000 नेफ्रॉन आके जुड़ते हैं। कितने, लगभग 4000 नेफ्रॉन आके जुड़ते हैं। और किडनी में, एक किडनी में लगभग 250 कलेक्टिंग डक्ट यानी संग्राहक नलिका होती हैं। तो ये क्या हो गई, पूरी नेफ्रॉन की क्रिया विधि हो गई। इसमें आपने ये देख लिया कि हेनले का लूप भी क्या होती है। तो इससे आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि जो हेनले का लूप है ये प्रजनन से, पाचन से, श्वसन से संबंधित न होकर किससे संबंधित है, उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। बताइए कौन सी प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश संश्लेषण में, ऑक्सी श्वसन में, ग्लाइकोलिसिस में या फिर इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में, कौन सी प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखिए जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है ना, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये जो श्वसन की, रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है ये कहाँ पे होती है, कोशिका द्रव्य में होती है। कहाँ पे होती है, कोशिका द्रव्य में ये क्रिया होती है, इसीलिए यहाँ पे ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। और ये श्वसन की पहली अवस्था होती है, जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होती है ये श्वसन की पहली अवस्था होती है और यहाँ पे O2 की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं होती। आयोग ने इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी ग्लाइकोलिसिस ही माना है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब देखिए जो प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस होती है यहाँ पे भी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन उत्पन्न की जाती है, ली नहीं जाती है। लेकिन ये श्वसन की प्रक्रिया न होके ये प्लांट के भोजन निर्माण की प्रक्रिया माना गया है। एनसीईआरटी में फोटोसिंथेसिस को प्लांट के भोजन निर्माण की प्रक्रिया माना गया है। ये क्या करता है, CO2 और वाटर के हेल्प से ग्लूकोज का निर्माण करता है, यानी भोजन का निर्माण करता है और ऑक्सीजन को उत्पन्न करता है। ठीक है। बाकी जो ऑक्सीश्वसन होता है, ऑक्सीश्वसन में ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त होती है और इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और यहाँ पे ATP यानी ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। वहीं पे है ETC, इसको इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र या शॉर्ट में ETC भी कहा जाता है। ETC नाम से पूछा भी जा सकता है। ये कहाँ पे होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है ना, वही क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। इसीलिए इसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है और यहाँ पे सबसे ज्यादा ATP यानी ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। ठीक है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के शरीर का ब्लड बैंक कहलाता है। हृदय, प्लीहा, वृक्क या फिर अस्थि मज्जा। बताइए कौन मनुष्य के शरीर का ब्लड बैंक कहलाता है। तो देखिए हृदय ब्लड बैंक कहलाएगा नहीं, ये वृक्क प्योरिफिकेशन मूत्र निर्माण का काम करता है। अब बच्चा प्लीहा और अस्थि मज्जा। तो देखिए जो अस्थि मज्जा होता है, बोन मैरो, ये क्या करता है, रक्त कोशिकाओं का निर्माण करवाता है, यानी जो ब्लड सेल्स होती हैं, ब्लड सेल्स का निर्माण करता है, RBC का निर्माण करता है, रेड ब्लड सेल्स का निर्माण करता है, WBC का निर्माण करता है। लेकिन ये
ब्लड को स्टोर करने का काम नहीं करता। तो ब्लड बैंक यानी ब्लड के स्टोरेज का काम कौन करता है? तो ब्लड के स्टोरेज का काम करता है प्लीहा। देखिए बोलते हैं ना कि जो 1 यूनिट अगर हम ब्लड दे सकते हैं, अगर डोनेट करते हैं, तो उससे हमारे बॉडी में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि जो आरबीसी है ना, बूढ़ी होने यानी ख़त्म होने से पहले, अब क्योंकि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, तो ये एक ख़त्म होने से पहले यानी 90 दिन बाद 30 दिन पहले ये जाके प्लीहा में स्टोर हो जाती हैं। तो जब भी कोई व्यक्ति है 1 यूनिट ब्लड देता है, तो 1 यूनिट ब्लड ऑलरेडी प्लीहा में स्टोर रहता है, तो ये क्या करता है? बॉडी को वापस छोड़ देता है। इसीलिए ये स्टोरेज का काम करता है ब्लड को, इसीलिए इसको ब्लड बैंक कहा जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्लीहा, ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है NOPS के विभिन्न विद्युत ऋणात्मकता के मान निम्न क्रम में बढ़ते हैं। NOPS, PNOS, SPNO या फिर PSNO। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए एक एक करके देखिए। जो फास्फोरस होता है इसके विद्युत ऋणात्मकता का मान कितना होता है? 2.9 होता है। सल्फर के विद्युत ऋणात्मकता का मान होता है 2.58। वहीं पे जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के विद्युत ऋणात्मकता का मान 3.04 होता है। और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के विद्युत ऋणात्मकता का मान कितना होता है? 3.44 होता है। तो इससे आप ये जो मान है इससे आप अंदाजा लगाइए कि सबसे कम कितना होता है? किसका होता है? फास्फोरस का। फिर उससे ज़्यादा होता है सल्फर का, फिर उससे ज़्यादा होता है नाइट्रोजन का, और उससे ज़्यादा क्या होता है? ऑक्सीजन का। ये विद्युत ऋणात्मकता का बढ़ता हुआ क्रम का क्या है? एक सीक्वेंस है। अब ये ऑप्शन किस में दिया है? ये जो पैटर्न है ये किस में दिया है? तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। पहले क्या है? फास्फोरस, फिर क्या है? सल्फर, फिर क्या है? नाइट्रोजन, फिर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है डिनाइट्रीकरण के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार है? राइजोबियम एवं एजोटोबैक्टर, राइजोबियम एवं नॉस्टॉक, स्यूडोमोनास एवं थायोबैसिलस, एनाबेना एवं नॉस्टॉक। बताइए जो डिनाइट्रीकरण या डिनाइट्रिफिकेशन होता है, ये इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है और ये प्रोसेस होती क्या है? तो जो डिनाइट्रिफिकेशन की जो प्रोसेस होती है इसमें क्या होता है? जो सॉयल है, जो मिट्टी के नाइट्रेट होते हैं यानी NO3 जो आयन होते हैं, इसको क्या करता है? जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया वापस से नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके क्या कर देता है? एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? ये प्रोसेस विनाइट्रीकरण कहलाती है या डिनाइट्रीकरण कहलाती है। और जो डिनाइट्रीकरण करते हैं ना, वो स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। क्योंकि जो राइजोबियम और एजोटोबैक्टर हैं ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। ठीक है, राइजोबियम और नॉस्टॉक ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। एनाबीना और नॉस्टॉक जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं ये सारे क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस को छोड़ के। तो यही क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ताम्र के डिस्क में एक छिद्र है। यदि डिस्क को गर्म किया जाए तो छिद्र का आकार क्या होगा? बढ़ेगा, पहले बढ़ता है, फिर घटता है या फिर उतना ही रहता है? बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए ताम्र मतलब क्या है? कॉपर। क्या है? कॉपर। कॉपर की अगर कोई प्लेट है, कोई डिस्क है, जब इसको हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर क्या होता है? इसमें फैलाव होता है। ठीक है, क्या होगा? फैलाव। तो अब इसमें कोई बीच में छिद्र है, तो जब पूरी डिस्क में फैलाव होगा तो क्या ये जो छिद्र है इसमें फैलाव नहीं होगा? तो कुल मिला के निष्कर्ष ये निकला है कि अगर ताम्र की डिस्क को हम गर्म करते हैं तो उसमें जो छिद्र है उसका भी जो आकार है, उसका भी जो व्यास है, उसमें भी क्या होती है? बढ़ोतरी होती है, यानी वो भी क्या होता है? बढ़ता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से असत्य कथन इंगित कीजिए। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें प्रमुख सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। गैसोलीन में टेट्राएथिलेट यानी TEL डाला जाता है ताकि वाहनों से निकलने वाली गैस वायु प्रदूषण ना उत्पन्न कर सके। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। कीटनाशी के अनवरत उपयोग से मृदा प्रदूषण उत्पन्न कर दिया जाता है यानी होता है। बताइए इसमें से जो असत्य कथन है वो कौन सा है? तो देखिए जो अम्लीय वर्षा है, अम्लीय वर्षा के लिए सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जिम्मेदार होते हैं, यही प्रमुख फैक्टर भी होते हैं। तो ये तो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जो वायुमंडल में ओजोन परत होती है ना, ओजोन परत क्या करती है? जो यूवी किरणें यानी पराबैंगनी किरणें हैं इनसे हमारी रक्षा करती है, तो ये भी करेक्ट है। कीटनाशी का प्रयोग अगर हम लगातार करते हैं तो उससे मृदा प्रदूषण देखने को मिलता है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सेकंड दिया है कि गैसोलीन में TEL यानी टेट्राएथिलेट जो उपयोग किया जाता है वो इसलिए किया जाता है ताकि ये वायु प्रदूषण ना उत्पन्न कर सके, तो ऐसा नहीं होता, बल्कि
जबकि जो TEL होता है ना, ये एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है? एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, बल्कि ये जो होती है TEL ना, टेट्रा एथिल लेड, ये एक प्रकार की लेड प्रदूषण को क्रिएट करती है, लेड प्रदूषण करती है। इसीलिए अधिकांश देखिए देशों में लेडेड जो पेट्रोल होते हैं उन पे प्रतिबंध लगाया गया है। तो बाकी जो ऑप्शन है वो तो करेक्ट है, लेकिन जो सेकंड वाला है ये गलत है, असत्य पूछा है, इसीलिए यही हमारे प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर का श्वसन केंद्र उपस्थित है मस्तिष्क के मेडुला में, मेरुरज्जु में, मस्तिष्क के सेरिबेलम में या मस्तिष्क के सेरिब्रल गोलार्ध में। बताइए शरीर का श्वसन केंद्र कहाँ उपस्थित होता है। तो शरीर का जो श्वसन केंद्र है, आप एक चीज मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो श्वसन है कैसी क्रिया है, ऐच्छिक क्रिया है या फिर अनैच्छिक क्रिया है। तो जो शरीर का श्वसन केंद्र होता है वो कहाँ पे होता है? मस्तिष्क के मेडुला वाले पार्ट में या मेडुला ऑब्लांगेटा वाले पार्ट में होता है। बाकी जो मेरुरज्जु है, मेरुरज्जु क्या करती है, जितने भी इंपल्स होते हैं, संवेग होते हैं, संदेश होते हैं, उनके संचार का काम कौन करती है? मेरुरज्जु करती है। सेरिबेलम वाला पार्ट जो होता है ये शरीर का संतुलन बनाने का काम करता है, और संतुलन के साथ साथ जो बोलने का संतुलन है उसको बनाने का काम भी कौन करता है? सेरिबेलम करता है। इसलिए देखिए जो अल्कोहल का कंज्यूम करता है जो व्यक्ति, उसके बॉडी और बोलने दोनों का बैलेंस क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। वो लड़खड़ा के चलता है और बड़बड़ाता रहता है। वो किस कारण? क्योंकि उसका सेरिबेलम जो होता है वो क्या हो जाता है? डिसबैलेंस हो जाता है। वहीं पे जो सेरिब्रल होता है, सेरिब्रल वाला पार्ट क्या करता है? तो ये सोचने समझने की शक्ति को मजबूत करता है। साथ ही जो मेमोरी पावर है, मेमोरी पावर को भी यही कंट्रोल करता है। बुद्धि और चेतना, कॉन्शियस अनकॉन्शियस जो माइंड होता है वो कौन होता है? सेरिब्रल होता है, ठीक है। मेडुला ऑब्लांगेटा क्या करता है? जो मेडुला ऑब्लांगेटा है, जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, ये मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा कंट्रोल की जाती है। अब चाहे वो हार्ट बीट हो, हार्ट बीट क्या हम अपने मन से हार्ट को रोक सकते हैं? अपने मन से रोकेंगे तो हम खुद ही रुक जाएंगे। बीपी यानी ब्लड प्रेशर भी मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा रेगुलेट की जाती है। भोजन को निगलना ना निगलना ये किस में आता है? अनैच्छिक क्रिया में आता है, यानी सॉरी ये हाँ अनैच्छिक क्रिया में आता है, जो कि मेडुला ऑब्लांगेटा है, इसको कंट्रोल करता है। जैसे खांसी है, छींक है, ये सब किस में आती हैं? ये सारी अनैच्छिक क्रिया में आती हैं। उल्टी है, उबासी, ये सारी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं और इनको कंट्रोल कौन करता है? तो इनको कंट्रोल मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सी युक्ति परिवर्तित करती है? हाइड्रोमीटर, फोटोसेल, तापीय युग्म या फिर वोल्टमीटर। तो देखिए जो हाइड्रोमीटर होती है, हाइड्रोमीटर क्या करती है? आपेक्षिक घनत्व को मापती है। क्या करती है? आपेक्षिक घनत्व को मापने का काम करती है। फोटोसेल क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को किस में बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। क्या करेगा? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। और जो तापीय युग्म या फिर इसको थर्मोकपल बोलते हैं, ये क्या करता है? ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। इसीलिए यही हमारे प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वोल्ट मीटर क्या करता है? वोल्ट मीटर विभवांतर मापने का काम करता है। क्या करता है? विभवांतर को मापने का काम करता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेशम के कीड़े का पालन पोषण कहलाता है? हॉर्टिकल्चर कहलाता है, सेरिकल्चर कहलाता है, एक्वाकल्चर कहलाता है या फिर एपीकल्चर कहलाता है? तो देखिए जो हॉर्टिकल्चर होता है ये क्या होता है? फल है, फूल है, सब्जियां हैं या फिर जो भी सजावटी पौधे हैं उनका पालन पोषण हॉर्टिकल्चर कहलाता है। सेरिकल्चर जो रेशम कीड़ों का पालन होता है, रेशम के कीड़े का जो पालन होता है वो सेरिकल्चर के अंतर्गत आता है। एक्वाकल्चर क्या होता है? जो जलीय जीवों का पालन होता है, जलीय जीवों का पालन पोषण एक्वाकल्चर में आता है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को कहते हैं। किसको कहते हैं? मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड सेरिकल्चर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? तने से प्राप्त की जाती है, पौधे के सभी भाग से, जड़ से या फिर पत्तियों तथा जड़ दोनों से प्राप्त की जाती है? तो देखिए जो एट्रोपा बेलाडोना है, ये एट्रोपा बेलाडोना ये एक प्रकार का औषधि पौधा है जिससे बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है। और जो बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है ना, वो पत्ती और जड़ दोनों से प्राप्त की जाती है। और ये जो औषधि होती है ये बहुत काम की होती है। देखिए किसी जो व्यक्ति है उसकी पुतली का साइज अगर नहीं फैलता है तो ये पुतली के साइज को, जो पुतली होती है ना, पुतली के साइज को बढ़ाने का काम करती है। साथ ही जो ऐठन होता है बॉडी में ना, ऐठन को कम करने में काम आती है। ठीक है, और ये प्राप्त कहाँ से होती है? तो एट्रोपा बेलाडोना पौधे के पत्ती और जड़ से प्राप्त होती है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
कवक मूल किसके उदाहरण है? कवक रोधन, सहपरोपकारिता, एमेंसेलिज्म या फिर प्रतिजीविता। जो कवक मूल है, कवक मूल को और किस नाम से जाना जाता है? तो कवक मूल को माइकोराइजा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? माइकोराइजा के नाम से जाना जाता है। तो माइकोराइजा किसका उदाहरण होता है? तो जो माइकोराइजा है, माइकोराइजा क्या होता है? फंगस और किसी पौधे की जड़ की सहजीविता को बताता है। ठीक है, तो फंगस और जड़ की सहजीविता को बताता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? सहोपकारिता बोला जाता है। जिसमें जो फंगस होता है, फंगस क्या करता है? पौधे की जड़ से कार्बोहाइड्रेट यानी कार्ब प्राप्त करता है, यानी भोजन प्राप्त करता है। और पौधा क्या करता है? फंगस से जल या फिर जो खनिज लवण होते हैं, खनिज लवण को प्राप्त करता है या उनका अवशोषण करता है। ठीक है, तो ये जो क्रियाविधि है इसमें दोनों को लाभ होता है, इसीलिए इसको सहोपकारिता कहा जाता है। बाकी कवक रोधन क्या होता है? इसमें एक जीव दूसरे जीव की वृद्धि को रोकता है। इसके वृद्धि को रोकेगा, वृद्धि नहीं होने देगा, तो इसको कवक रोधन कहा जाता है। एमेंसिलिज्म क्या होता है? इसमें एक जीव को तो हानि हो रही होती है, नुकसान होता है, और दूसरे जीव को कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, जीरो रहता है, उसको क्या बोलते हैं? एमेंसिलिज्म बोलते हैं। बाकी प्रतिजीविता क्या होती है? एक जीव को लाभ होता है और दूसरे जीव को हानि होती है, यानी नेगेटिवली इंपैक्ट होता है, तो इसको क्या बोला जाता है? प्रतिजीविता कहा जाता है। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कपास यानी रुई प्राप्त होती है, कहाँ से प्राप्त होती है? गॉसिपियम से, ओराइजा सटाइवा से, राउल्फिया से या फिर ग्लाइसिन मैक्स से। बताइए कपास कहाँ से प्राप्त होती है? तो देखिए जो ओराइजा सटाइवा है ये किसका वैज्ञानिक नाम है? धान का वैज्ञानिक नाम है। राउल्फिया ये सर्पगंधा पौधे का नाम होता है। किसका नाम होता है? सर्पगंधा का जो पौधा होता है उसका नाम होता है। ग्लाइसिन मैक्स ये सोयाबीन के पौधे का वानस्पतिक नाम होता है। किसका? सोयाबीन के पौधे का वानस्पतिक नाम होता है। गॉसिपियम क्या होता है? जो कपास है, रुई है, इसका वानस्पतिक नाम होता है, इसीलिए गॉसिपियम से रुई प्राप्त होती है। इसके बीच के जो चारों ओर जो रेशे उगे रहते हैं ना, वहीं से रुई प्राप्त होती है। वैज्ञानिक नाम से बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, लगभग 2 प्रश्न तो पूछे जाते हैं, तो एक बार आप वैज्ञानिक नाम को भी ध्यान में रख लीजिएगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाभदायक कीट है, गंधी कीड़ा, क्यूलेक्स, एफिड या फिर एपीस। बताइए लाभदायक कीट कौन सा है? देखिए जो गंधी कीड़ा होता है ये धान की फसल को नुकसान पहुंचाता है। ये धान को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। अब धान को नुकसान पहुंचाता है तो ये लाभदायक कैसे हुआ? क्यूलेक्स क्या है? क्यूलेक्स मच्छर की प्रजाति है और मच्छर क्या करता है? बीमारियां फैलाता है, ये भी नुकसान पहुंचाता है। जो एफिड है, ये एफिड क्या करता है? पौधे के रस को चूसता है। क्या करता है? पौधे के रस को चूसने का काम करता है, जिससे पौधे को नुकसान पहुंचाता है, इसीलिए ये भी हानिकारक है। लेकिन जो एपिस होता है, एपिस क्या होती है? मधुमक्खी। क्या होती है? मधुमक्खी होती है। मधुमक्खी क्या करती है? मधुमक्खी शहद बनाने का काम करती है और मोम देती है, इसीलिए इसको लाभदायक कीट में रखा जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मधुमक्खी जो होती है ये परागण में भी सहायता करती है, यानी पॉलिनेशन में भी सहायता करती है। अगला प्रश्न है, पॉलिप और मेड्यूसा शरीर के वैकल्पिक रूप संघ के जंतुओं में उपस्थित होते हैं। पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, आर्थ्रोपोडा या फिर एनीलिडा। तो देखिए जो पॉलिप और मेड्यूसा जैसी संरचना पाई जाती है ना, वो किसमें पाई जाती है? तो वो सीलेंट्रेटा के जंतुओं में पाई जाती है। सीलेंट्रेटा की जो जीव होते हैं उनमें पाई जाती है। जैसे देखिए जो पॉलिप होता है, पॉलिप क्या होता है? पॉलिप एक बेलनाकार संरचना होती है। क्या होती है? बेलनाकार संरचना होती है। और ये किसमें होती है? एग्जाम्पल इसमें क्या हो जाएगा? इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा हाइड्रा। और ये जो पॉलिप संरचना होती है ना, ये कैसी होती है? स्थिर होती है, यानी इसमें गति नहीं पाई जाती है। वहीं पे जो मेड्यूसा पार्ट होता है, मेड्यूसा किसमें? जो छतरी नुमा जो जीव होते हैं ना, जिनमें ऐसे छतरी पाई जाती है, फिर इधर ये चलने के लिए पाए जाते हैं, तो ये छतरी नुमा जो तैरने वाले जीव होते हैं उनमें मेड्यूसा जैसी जो रूप है, मेड्यूसा रूप पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा जेलीफिश। क्या आ जाएगा? जेलीफिश आ जाएगा। बाकी पोरीफीरा में क्या आते हैं? पोरीफीरा में स्पॉन्ज आ जाते हैं। आर्थ्रोपोडा में जो रेंगने वाले जीव होते हैं, जैसे कीट है, मकड़ी जिसमें 8 पैर पाए जाते हैं, झींगा, ये सब किसमें आ जाते हैं? ये आर्थ्रोपोडा में आ जाते हैं। एनेलिडा में केचुआ आ जाएगा और जोंक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? केचुआ और जोंक किसमें आता है? एनेलिडा में आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यानी पॉलिप और मेड्यूसा जैसी संरचना किसमें पाई जाती है? तो सीलेंट्रेटा में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है,
जूट प्राप्त होता है सोलेनम से, कॉर्कोरस कैप्सुलेरिस से, पाइनस से या फिर धतूरा से। बताइए जूट किससे प्राप्त होता है? तो जो जूट है ना, देखिए जो सोलेनम है, सोलेनम क्या है? बैगन, आलू, टमाटर, इनका वंश है। क्या है? बैगन, आलू है, टमाटर है आदि, इनका वंश क्या होता है? सोलेनम होता है। पाइनस, आपने चीड़ का पेड़ देखा होगा, चीड़ पाइन इसको दोनों बोलते हैं, इसका वंश है जिससे कि लकड़ी और रेजिन प्राप्त की जाती है। वहीं पे जो धतूरा होता है, धतूरा एक औषधि पौधा भी होता है और विषैला पौधा भी होता है। लेकिन जो जूट है, जूट किससे प्राप्त किया जाता है? कॉर्कोरस कैप्सुलेरिस से प्राप्त किया जाता है। और कॉर्कोरस कैप्सुलेरिस जो होता है, इसके जो तना होता है, तने के छाल से जूट प्राप्त किया जाता है। यानी ये क्या होता है? जूट का एक प्रमुख सोर्स या प्रमुख स्रोत होता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। तो ये रहे आज के कुछ हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न, जहां पे हमने प्रश्नों को पढ़ा और प्रश्न के साथ साथ जो इससे रिलेट करके इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते थे, जिससे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, उसको भी हमने साथ ही साथ डिस्कस करते चले हैं। तो जितने भी प्रैक्टिस सेट की ये क्लासेस चल रही हैं, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इसको जरूर देखिएगा, शुरू से लास्ट तक देखिएगा। हर एक क्लास आपको सिलेक्शन दिलाने वाली क्लास है। आप जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको यहाँ पे बताती जा रही है, आप उसको भी नोट डाउन करते चलिएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि कोई भी क्लासेस अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। धन्यवाद।